प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए फाइनली क्लास 11th आर्ट्स का जैक बोर्ड का टर्म 2 का मॉडल सेट आ चुका है। तो आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फुल सेट 1 का अपना सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर में क्वेश्चन किस प्रकार के पैटर्न पर पूछे जा सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें कि ज्योग्राफी का पैटर्न क्या रहेगा तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक एक एक नंबर का है। तो 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को बनाना है और एक वाक्य में उस उत्तर है सो देना है। दूसरा अगर बात करें तो 8 से 14 नंबर क्वेश्चन तक आपको है सो किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन का मान होगा 3 अंक और अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 15 से 19 नंबर तक जो आपको क्वेश्चन रहेंगे वो 5-5 नंबर के रहेंगे और ये भी आपका 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर है सो आपको जवाब में है सो देना है। तो चलिए सेट 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला समझे, सबसे पहला पूछा आपका कि अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं 2 नदियों का नाम लिखे। तो पता ही होगा आपका नर्मदा और ताप्ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर धरातलीय बनावट के आधार पर जल की दिशा जो तय करती है वही हमारा है सो अपवाह तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बांगर क्या है, तो बताए थे पुरानी नदी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं जो कम उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किया है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को लिखें। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका महासागरीय जल से क्वेश्चन सवाल किया है कि सारगेसो सागर क्या है। तो ये अगर हम देखते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जलीय क्षेत्र को हम लोग सारगेसो सागर के नाम से ऐसो जानते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 7 किया था जल संभर से आप क्या समझते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी नदियों एवं नालों के द्वारा अपवाहित जल क्षेत्र को ही हम लोग ऐसो जल संभर कहते हैं। यहाँ तक था आपका एक नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 14 तक है, ये 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन किन्हीं को बनाना है। उसमें से देखते हैं कि आखिर में जवाब किस प्रकार से लिखना है। सवाल किया क्वेश्चन नंबर 8 की पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। मिनिमम 50 शब्द में, यानी कि आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में 10 लाइन तक आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भूभाग पर हमारा जलीय क्षेत्र का विस्तार है। दूसरी तरफ देखते हैं कि पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण इसे जलीय ग्रह एवं अंतरिक्ष से नीला नजर आने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से है सो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। समझे, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसके जैविक एवं अजैविक घटक पूर्ण रूप से भागीदारी इसमें सो निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। तो जब भी हम देखते हैं तो पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा आसपास का पर्यावरण जिससे आपस में जीव क्रिया करते हैं उसे जैव मंडल का निर्माण होता है। अर्थात अगर हम कहें तो जिसके अंतर्गत समस्त जैविक एवं अजैविक घटक का निर्माण होता है। और ये जैव मंडल का निर्माण किससे मिलने से होता है, तो एक हमारा स्थल मंडल और जल मंडल एवं वायुमंडल के मिलने के कारण हमारा स्थल मंडल का है सो निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नदियों के किन्हीं 5 महत्व को आप लिखें। जो हमारा नदियाँ होती, चाहे हिमालय नदियाँ हों या प्रायद्वीपीय नदियाँ, उसके 5 महत्व के बारे में लिखने की बात का। तो देखिए, एक प्रकार का हम लोग जानते हैं कि नदियाँ एक प्रकार का प्राकृतिक उपहार है जिसकी निम्न विशेषताएं इस प्रकार या फिर इसका इंपॉर्टेंस इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है कि नदियों में जलीय जीवों का निवास स्थान होता है, सबसे पहला। दूसरा, नदियों से ही कृषि कार्य के लिए हम लोग सिंचाई का जल के रूप में प्रयोग लाते हैं। तीसरा है कि इमारत बनाने के लिए बालू का कण हमको नदियों से ही प्राप्त होता है। चौथा है कि उपजाऊ जलोढ़ मृदा जो खादर नदियों के बाढ़ के गाद के द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट और भी इसका इंपॉर्टेंस देखें तो नदियों पर चेकडैम बनाकर बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा अपरदन को रोका जाता है। अगर इसके अलावे भी देखें तो बांध बनाकर जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल 10th वाला क्वेश्चन वही आ गया। तो अगर हम बांगर और खादर देखें तो नदियों के बाढ़ के अवशेष गाद से निर्मित मैदान को बांगर एवं खादर कहा जाता है। इसे उपजाऊ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब इसमें से अंतर पूछा है, तो अंतर में से हम लोग देखते हैं कि बांगर पुराने जलोढ़ मृदा को कहते थे, जबकि नए जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। हमारा बांगर कम उत्पादन उपजाऊ होता है, जबकि खादर हमारा है सो अधिक उपजाऊ होता है। नेक्स्ट अगर करें तो इसमें से आता है हमारा, अगर देखें तो इसमें प्रत्येक साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उपजाऊ नहीं होता है। इसमें प्रत्येक साल नई जलोढ़ मृदा का परत का निर्माण होता है। इसमें कम उपजाऊ वाले फसलों को बोया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत गन्ना, चावल, मक्का, तिलहन उत्पादन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा है क्योंकि इसमें से कम समय में आपको पूरा वीडियो हमको करके देना है, इसलिए अगर किसी को आवश्यकता होगा तो वीडियो को पॉज करके है सो अपना है सो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सागरीय जल का भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों को भार के अनुपात को हम लोग सागरीय लवणता कहते हैं। लेकिन प्रति 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की कुल मात्रा को हम लोग लवणता कहा जाता है। और लवणता जो होता है ये प्रतिशत के साथ आपका है सो सिंबल देखिए, ये रहा लवणता, ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरीय जल का औसत लवणता है सो 35 ग्राम है सो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल किया था कि बायोम क्या है। पौधों एवं प्राणियों का एक ऐसा समुदाय जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता हो, अर्थात पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों को बायोम कहते हैं। अब बायोम का प्रकार क्या है सर? अगर हम लोग बायोम का प्रकार देखते हैं तो इसी के अंतर्गत हम आते हैं, तो देखिएगा कि बायोम के प्रकार में से आपको मिलेगा, जैसे कि अलग अलग प्रकार का एक होता है हमारा वन बायोम, मरुस्थलीय है, घास भूमि का बायोम है, जलीय क्षेत्र का बायोम है, पर्वतीय क्षेत्र का अलग बायोम होता है, टेगा क्षेत्र का अलग होता है, टुंडा प्रदेश का अलग बायोम होता है। तो ये बायोम का आपका है सो प्रकार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के लिए आप महत्वपूर्ण उपाय की चर्चा करें। तो अगर एक मोटा मोटी देखा जाए तो पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में पूछा है, तो पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधों एवं मनुष्यों के मध्य संबंध को ही हम लोग पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। इस पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या एक से अस्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। अब अगर देखा जाए पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है हमारा मानवीय क्रियाकलाप का अत्यधिक होना, और दूसरा है प्राकृतिक में बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं का प्राकृतिक असंतुलन का कारण माना जाता है। अब इसी में से पूछा था कि पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने हेतु हमारा महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या होगा। तो सबसे पहला अगर एक मोटा मोटी अगर हम उपाय देखें तो सबसे पहला है कि वनों की कटाई पर रोक लगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाया जाए। सेकेंड हम पॉइंट देख सकते हैं कि मानव द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को शोधन करके छोड़ा जाए बाहर, समझे। नेक्स्ट है कि नवीन प्रजातियों का आगमन एवं अन्य जीवों को निकासी के बीच संतुलन स्थापित हो सके। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इसी में आ जाएगा, सभी वन विशेष क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य को आवश्यकता है। दूसरा हमारा है राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जाए। अतः प्रत्येक पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए रोकने हेतु हम 22 मई को एवं जैव विविधता दिवस तथा 5 जून को विशेष रूप से पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ताकि हमारा पर्यावरण के बीच सारे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बीच संतुलन हमारा है सो बना रहे। नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारा सवाल, तो फिर इसी में आता है कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। समझे, प्रमुख भौतिक विभागों का नाम पूछ रहा है और इसमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन के बारे में सो पूछा जा रहा है। अब इसी में से अगर देखते हैं तो हमारा अगर इसी में से आता है तो देखिएगा कि इसी में से आ जाएगा हमारा सबसे पहला है कि भू आकृति या भू भौतिक आकृति क्या होता है। इसके अंतर्गत अगर देखते हैं तो इसके अंतर्गत भूमि की आकृति एवं उसकी संरचना, प्रक्रिया तथा उसका विकास का अध्ययन है सो किया जाता है। अब अगर हम भारत के भू आकृति प्रदेशों को अगर बांटें तो इसके भू आकृति के आकार के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है उत्तर पर्वतमाला, जिसको हिमालय कहते हैं। दूसरा है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। और पांचवा हमारा तटीय मैदान एवं छठा हमारा द्वीप समूह। तो ये 6 प्रकार के भारत के भौतिक स्वरूप में है सो बांटा गया। मैप के थ्रू भी हमने देखा है। देखिए इधर वाला जितना भी आपको ये इधर से सीमाना जितना ये भी ये दिख रहा है, तो ये सारे के सारे हमारा है सो हिमालय प्रदेश है। बीच में ये जो दिख रहा है हमारा सिंधु गंगा का मैदान है। इधर हमारा है सो भारतीय मरुस्थल है। और लगभग अगर नीचे आते हैं साउथ में, तो केंद्र में जितना भी सेंट्रल इंडिया में दिखता है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है।
इसके अलावा अगर हम लोग तटीय मैदान देखते हैं तो ये रहा हमारा पूर्वी तटीय मैदान, ये रहा हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। साथ साथ में अगर द्वीप समूह का बात किया जाए तो ये रहा हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पे रहा हमारा लक्षद्वीप। अब इसमें से किसी एक का वर्णन करने की बात करें तो दोस्त देखिए, हम 6 भाग में से हम उत्तर भारत के मैदान एवं सिंधु गंगा मैदान को है सो हम वर्णन करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। देखिए, जिसका भी वर्णन कीजिएगा उसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से डिफाइन कीजिएगा। अब अगर हम सिंधु गंगा मैदान को देखते हैं तो ये उत्तर भारत का मैदान के निर्माण सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है। अगर इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई देखा जाए तो 3200 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 1500 से 300 किलोमीटर, औसत मोटाई अगर देखते हैं यानी गहराई तो 1000 से 200 मीटर के बीच है सो पाया जाता है। अब अगर इसमें से अगर देखते हैं तो उत्तर भारत के उच्चावच एवं भौतिक लक्षण के आधार पर फिर हम लोग है सो 5 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा भाबर, दूसरा है तराई, फिर है बांगर, उसके बाद है हमारा खादर, उसके बाद हमारा है सो डेल्टा। अब इसी में से देखते हैं कि हमारा भाबर प्रदेश क्या होता है। तो उत्तर भारत मैदान का सबसे उत्तर एवं शिवालिक हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़ एवं बजरी आदि के अवशेष को ही हम लोग है सो भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि ये उपजाऊपन है सो नहीं होता है। इसकी औसत अगर चौड़ाई देखें तो 8 से 10 किलोमीटर होता है। इस भूभाग में नदियाँ अदृश्य हो जाती है। कृषि के लिए उपयुक्त ये है सो भाबर प्रदेश हमारा है सो नहीं होता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर आता है भाबर के बाद अगर हम देखते हैं तो इसी में से आता है हमारा तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र क्या होता है? भाबर प्रदेश के दक्षिण वाला भाग को दलदली क्षेत्र को हम लोग तराई कहते हैं। ये बारीकी कंकड़ और रेत और चिकनी मिट्टी से बना होता है। इसकी औसत चौड़ाई है सो 10 से 20 किलोमीटर होता है। यह दलदली क्षेत्र होने के कारण गन्ना, चावल, गेहूँ आदि का कृषि का है सो होता है। उसके बाद भाबर तराई के बाद देखते हैं तो फिर हमारा आता है बांगर प्रदेश। बांगर में देखते हैं तो यह उत्तर भारत का उच्च भूमि है, पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा भूभाग पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। इस प्रदेश में कृषि कार्य उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण उपजाऊ इसमें है सो कम होता है। अब खादर अगर देखते हैं तो खादर यह उत्तर भारत का सबसे निचला मैदान है। इस मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा प्रत्येक वर्ष नदी द्वारा लाए गए बाढ़ के अवसाद से होता है। इसका विस्तार अगर देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो यह चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब अगर इसी में से देखते हैं तो हमारा इसी में सा जगह डेल्टा प्रदेश नदी समुद्र में मिलने से पहले त्रिभुजाकार आकृति के रूप में जो दलदलीय प्रदेश में निर्माण करती है वह हमारा डेल्टा कहलाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा है सो बनाया जाता है। इसी में देखते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट एक सवाल क्या था कि मृदा अपरदन क्या है एवं मृदा अपरदन को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय सोच सकते हैं। तो सॉइल इरोजन के बारे में पूछा गया है। तो मृदा अपरदन का अगर देखें तो तात्पर्य मृदा के ऊपरी परतों को विनाश होने से है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों के द्वारा ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिए, उपाय पूछा गया है लेकिन फिर भी हम इसको सबसे पहले कारण देखते हैं। तो मृदा अपरदन का कारण क्या है? वनों का कटाव होना, पानी का बहाव होना, अत्यधिक पशुचारण होना, वायु अपरदन के द्वारा, हिमानी अपरदन के द्वारा झूम कृषि होना, भूस्खलन, ये सभी कारण मृदा अपरदन के लिए है सो जिम्मेदार है सो माने जाते हैं। लेकिन सवाल में आपका किया था कि मृदा संरक्षण हेतु आप क्या क्या उपाय सोच सकते हैं। तो मृदा संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने और मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश की जाती है, जो 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड एवं 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई है। अब अगर उपाय देखते हैं तो इसके अंतर्गत निम्न उपाय जैसे सबसे पहला मेड़बंदी चलाया जाए, समुच रेखीय कृषि किया जाए, चट्टानों का बांध यानी चेकडैम बनाया जाता है, फसल चक्र को अपनाया जाए, जैविक कृषि को अपनाया जाए, वृक्षारोपण करेंगे, अति चराई अत्यधिक अगर पशुचारण हो उस पर रोक लगाया जाए, झूम की खेती पर रोक लगाया जाएगा, लोक सहभागिता दर को सबसे ज़्यादा है सो अन्य लोगों को शिक्षित के माध्यम से अभियान हमारा है सो चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 किया था कि उत्तर भारत की नदियाँ की महत्वपूर्ण विशेषताओं क्या है। प्रायद्वीपीय नदियाँ से ये किस प्रकार से भिन्न है। देखिए, भारत में उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो 2 ही प्रकार की नदियाँ हैं, एक हमारा हिमालयी नदियाँ हैं, दूसरा हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। फिर भी अगर देखते हैं तो कहता है कि दोनों नदियों में क्या डिफरेंट पाया जाता है। तो अगर देखा जाता है कि कहता है कि सामान्यतः किसी भी भौतिक आधार पर बनावट के दृष्टिकोण से नदियों का बहाव होता है, स्वाभाविक सी बात है। इस संदर्भ में उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो भारत में नदियाँ 2 प्रकार के है सो पाई जाती है। अगर हम नदियों का प्रकार उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो एक होता है हमारा हिमालय नदियाँ और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब अगर देखते हैं तो हमारा जहाँ तक सवाल किया है कि उत्तर भारत की नदियाँ की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर इसकी विशेषता के बारे में देखें तो उत्तर भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों के कारण निम्न विशेषता के लिए विख्यात है। सबसे पहला,
उत्तर भारत की नदियाँ क्या है कि इन नदियों सिंधु, सतलज, काली, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेसिन, प्रायद्वीपीय नदियों से सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा पानी इनमें से ले जाने की क्षमता है। दूसरा है ये नदियाँ दोनों तीव्र तथा मंद गति से बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ धीरे धीरे बहती है। हिमालयी नदियाँ अगर देखते हैं उत्तर भारत की, तो ये अधिक अवसाद लेकर बड़े मैदान का निर्माण करती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अनेक गोखुर झीलों का ये निर्माण करती है। साथ में अगर देखते हैं तो ये नदियाँ जलमार्ग नौकागम्य के लिए जाना जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ नौकागम्य कहने का मतलब है उसमें से नाव नहीं चलता हो, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में नाव नहीं चलता है, जबकि आपका उत्तर भारत की नदियाँ में आपका है सो नाव चलता है। इसके बाद देखते हैं तो इन नदियों का उद्गम अधिकांशतः हिमालय के हिमनद से होता है बर्फ पिघलने के कारण, इसलिए इसमें से सालों भर पानी रहता है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, इसलिए इसमें से सालों भर पानी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका किया है प्यारे विद्यार्थी, भारत में मानचित्र से संबंधित कुछ दिए गए थे स्थान, उसको दर्शाना था। जैसे सबसे पहला सवाल आपका दर्शाने के लिए दिया गया था कि नर्मदा और ताप्ती नदियों को दर्शाइए, तो नर्मदा और ताप्ती नदी ये रहा आपका। उसके बाद दिया गया था कि चिल्का झील तो उड़ीसा के पास है, ये आपका रहा। उसके बाद दिया गया था आपका है सो कोरोमंडल तट, तो ये रहा आपका कोरोमंडल तट। उसके बाद दिया गया था लक्षद्वीप, पता होगा आपका अरब सागर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ज़्यादातर चांस है कि मैप अगर हम एक लंबा में बना लेते हैं 5 नंबर कंप्लीट, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमको 2 ही बनाना रहेगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों समझे कैसा लगा, समझे एक बार ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कंटेंट देखिए, राइटिंग थोड़ा सा क्वालिटी लो गया होगा, लेकिन फिर भी कंटेंट सबसे बड़ा मायने है कि आपको कंटेंट मिल क्या रहा है। ठीक है, इस आधार पे आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि गूगल से सर्च करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, खुद से लिखना पड़ता है। उसके बाद खुद से आपको है सो एज ए टीचर होकर के आपको है सो हम मतलब कि गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जल्द सेकेंड सेट एवं जो आपका है सो टर्म 2 का जो आपका सेट 1 हम आज कंप्लीट करवा दिए ज्योग्राफी का क्लास 11th का। उसके बाद टर्म 2 का और टर्म 3 का जल्द कल तक आपका वीडियो है सो चला जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट जिनका भी आया है वो भी जल्द प्रकाशन होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ग्रुप सर्कल जो स्टडी होगा क्लास 11 टर्म 2 का, उसमें से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्यार और भरा कमेंट आता है, साथ साथ में लाइक जितने जाते हैं, उतना जल्दी हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।